वालेकुम। बोल की बजट ट्रांसमिशन बजट 2021-22 पाकिस्तान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। नाज़रीन, बजट के हवाले से जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, 2 दिन बाकी रह गए हैं विफाकी बजट आने के बाद। उसके बाद बारी आएगी सूबों के बजट के हवाले से। महंगाई सबसे अहम मसला है जिसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, अभी तक इस सवाल का जवाब हुकूमत के पास नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट बढ़ेगा, लोगों के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन महंगाई कंट्रोल होगी या नहीं और कैसे होगी, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। दूसरा सबसे अहम मामला वो ये सामने आ रहा है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा महंगाई की बुनियादी वजह है वो तवानाई के ज़राए की कीमतों के हवाले से, यानी कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें अगर ये बढ़ती रहेंगी तो फिर आज कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल मुदस्सिर, ऐसा ही है। और ज़ाहिर है ये सब मामलात हैं IMF से मुंसलिक। IMF जो शराइत आयद कर रहा है, उसके साथ मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन मुज़ाकरात का नाज़रीन ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा। अब तक अगर हम बात करें तो तनख्वाहों, पेंशन्स में इजाफे और बिजली और गैस की कीमतों में कमी पर डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हम बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हुकूमत मुआशी बेहतरी के बुलंदोबांग दावे भी कर रही है, और इन तमाम तर दावों का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ GDP ग्रोथ पर है, जो पिछले साल ने देखा था कि मंफी में थी, और अब हैरान कुन तौर पर ये अब 3.94% पर है, जो तयशुदा अहदाफ से भी कई ज़्यादा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत GDP में इजाफे का क्रेडिट तो ले रही है, लेकिन ये GDP ऊपर गया कैसे? इसके ऊपर जाने में क्या वाकई हुकूमती पॉलिसियों का कोई किरदार है भी या नहीं? और ये GDP नाजरीन आखिर होता क्या है? क्या इसके बढ़ने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ता है? क्या GDP में इजाफे के बाद महंगाई में क्या कोई कमी आएगी? आम आदमी के हालात बदलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और आज के जो ट्रांसमिशन है उस पर हम बात भी करेंगे कि मौशी आशारियों पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हुकूमत कुछ बात कर रही है, अपोजिशन कुछ बात कर रही है, तो इन माशी आशारियों के हेर फेर से, रद्दो बदल से क्या होने वाला है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक खबर अपने नाज़रीन को देते चले, वो ये है कि इस्लामाबाद से कि आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की दस्तावेज विफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 मुकर्रर किया गया है। इन दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। एविएशन डिवीजन के लिए 4 अरब 29 करोड़ रुपए तरक्याती बजट मुकर्रर है। काबीना डिवीजन को 56 अरब 2 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट 14 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया है। कॉमर्स डिवीजन को 30 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। वजारत तालीम और तरबियत के लिए 9 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर है। वजारत ख़जाना तरक्याती कामों पर 94 अरब रुपए खर्च करेगी, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन को 37 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। इस तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। उमर हयात हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, आगाह कीजिएगा, इस बार तरक्याती बजट हुकूमत ने ज़्यादा फोकस किया है, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं इस हवाले से? बिल्कुल जी, गुज़िश्ता जो रवा माली साल है हमने ये देखा है कि हुकूमत ने 650 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस किया था, जिसमें बमुश्किल जो है वो अब तक हुकूमत जो है वो 410 अरब रुपए खर्च कर सकी है। लेकिन आइंदा माली साल के लिए हुकूमत ने 900 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया है, और विफाकी वजारतों को इसमें से 672 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। और इसमें जो है एविएशन डिवीजन को 4 अरब 29 करोड़ रुपए, और इसके साथ साथ काबीना डिवीजन को 56 अरब 2 करोड़, मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट 14 अरब रुपए, कॉमर्स रुपए, वजारत तालीम और तरबियत के लिए जो है वो 9 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया है। वजारत खजाना तरक्याती कामों पर जो है वो 94 अरब रुपए खर्च करेगी। हायर एजुकेशन कमीशन को 37 अरब रुपए, हाउसिंग और तामीरात के लिए 14 अरब 94 करोड़, वजारत इंसानी हुकूक को तरक्याती बजट की मद में 22 करोड़, वजारत सनत और पैदावार 3 अरब का तरक्याती बजट जो है वो खर्च करेगी। इसके साथ साथ वजारत इत्तलात का तरक्याती बजट 1 अरब 84 करोड़ रुपए होगा। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 8 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। बैनुल सूबाई राब्ते के लिए 2 अरब 56 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट खर्च होगा। वजारत दाखिला के लिए जो है 22 अरब रुपए, उमूर के लिए 61 अरब रुपए, वजारत कानून इंसाफ के लिए 6 अरब रुपए, उमूर जहाजरानी और मेरी टाइम के लिए 4 अरब 95 करोड़, वजारत इंसदाद मंशियात के लिए 33 करोड़, वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए 12 अरब।
ये वो दस्तावेज हैं जिनके बारे में उमर हम हयात हमें बता रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नाजरीन, सवाल यही उठे, आइंदा बजट कैसा होगा? ज़ाहिर सनतकारों की क्या तवक्कुआत हैं, आम आदमी के लिए क्या रिलीफ इस बजट में होगा? हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त मौजूद हैं मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग के साथ, उनसे बात करते हैं। जी आगाह कीजिएगा, कफील क्या कहना है इस वक्त जो सनतकार है ख़ास तौर पर इस बजट को लेकर? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का बजट 2000 जो है वो 21 के और 22 के हवाले से जो है वो 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। इस वक्त मेरे साथ मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे बजट में जो चीज़ें हैं वो इन्हें जो है वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, और आप क्या समझते हैं बेग साहब कि इस जो अब जो बजट होगा वो कैसा होगा? देखिए, इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश कर रहा है वो बड़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक आईएमएफ से हमारा मुआहदा हुआ है। आईएमएफ की कुछ कंडीशंस हैं जो मुआहदे में एग्री करी थी, जिसमें उन्होंने बिजली की कीमतें 7% बढ़ाने को कहा है, और इस तरह से सर्कुलर डेट पे इश्यूज़ हैं। इसी तरह से लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उस पर उनकी तशवीश है। मैं ये समझता हूँ हम ऑलरेडी ओवरबर्डन है। एफबीआर ने कोविड में 4143 अरब रुपए 11 महीने में वसूल करके दिखा दिया। ये बिजनेस कम्युनिटी ने दिया है और कहीं से नहीं आया। अब अगर आप आईएमएफ के कहने पे 26% ग्रोथ रख रहे हैं, वो जो इस साल की 4920 अरब को बढ़ा के 6250 अरब करना चाहते हैं। सनत ऑलरेडी ओवरबर्डन है, तो मैं समझता हूँ कि सनत पे मजीद बोझ न डालें, गरीब आदमी को रिलीफ दें, खुदारा। ठीक है जी, ये जो है वो बेग साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो आम आवाम को दे, ताकि जो इस वक्त टैक्सेस का बर्डन है और महंगाई का, उसमें बहुत शुक्रिया। आप हमें बता रहे थे कि सनतकारों की क्या तवक्कुआत हैं। हमें हमारे मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार असद खरल हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर आसिम भी हमें ज्वाइन करें। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर इस तरह सवालात हमने उठाए हैं कि जी ये बजट कैसा होगा तमाम बिजनेसमैन के लिए, सनतकारों के लिए, दीगर सेक्टर्स के लिए, आम आवाम के लिए, क्योंकि जब बजट दस्तावेज आती हैं तो वो इतनी टेक्निकल होती हैं कि आम आदमी की समझ तो नहीं आती है मुदस्सिर, लेकिन उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं तो फिर पता चलता है कि जी नया बजट क्या रंग दिखा रहा है। जिस तरह से शौकत तरीन साहब कह चुके हैं कि कोई नया इजाफा टैक्सेस में नहीं किया जाएगा, टैक्सेस पे टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, ना बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, ना गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, अभी तक डेडलॉक बरकरार है आईएमएफ के हवाले से। तो अगर आईएमएफ मान नहीं रहा तो फिर शौकत तरीन साहब क्या करेंगे? ये सवाल बड़ा आम है, क्योंकि अभी तक ये डेडलॉक है कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़नी है या नहीं बढ़नी। अगर बढ़नी है तो मजीद महंगाई इस सूरत में होगी। हम बात करेंगे। डॉक्टर आसिम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये आईएमएफ से अभी तक डेडलॉक बरकरार है, बिजली की, गैस की, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ये चीज़ें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली महंगाई फौरी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो नीचे आ जाता है। तो अगर ये मामला तय नहीं होते तो इसका मतलब है कि मज़ीद महंगाई के लिए फिर ये कौम तैयार रहे, और अगर सेटल डाउन हो भी जाते हैं मामला, जो हुकूमत ये कह रही है कि अक्टूबर तक हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर ये अक्टूबर तक यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, फिर 4 माह के बाद फिर वैसे ही सूरत हाल होगी कि महंगाई बढ़ जाएगी। दोनों सूरतों में क्या सूरत होगी, बनेगी? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि अभी आईएमएफ से जो मामलात हैं वो तो तय नहीं हो पाए। अभी हमारी गवर्नमेंट सपोज कर रही है कि अगर वो गवर्नमेंट की बात सुन लेते हैं और उनको गवर्नमेंट को थोड़ा सा मौका दे देते हैं तो इससे वक्ती तौर पर तो रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आईएमएफ नहीं मानती तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो पहले बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, और अल्टीमेटली स्टेट बैंक को ये करना होगा कि इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली उससे इन्वेस्टमेंट का जो हुजम है वो कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट का हुजम कम होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट होगी डेफिनेटली उसका जो नुकसान है वो जो एक गरीब बंदा है उसी को होगा। अभी जो फिगर्स आ रही हैं गवर्नमेंट की वो बहुत एनकरेजिंग है, लेकिन मैं इसको तशबीह दूंगा इस तरीके से कि जैसे एक डेली वेजर है और वो उसका अगर उसकी दिहाड़ी लगेगी तो डेफिनेटली उसका घर का जो खर्चा पानी है वो चलेगा। अब पेंडेमिक आ जाती है, वो घर में बैठ जाता है, उसके हालात ख़राब हो जाते हैं या बीमार हो जाता है, तो उसके बाद जब वो रिकवर करेगा
तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली रिकवर करेगा। सेम हमारी इकोनॉमी की भी वही सिचुएशन हुई, अगर इसको हम पिछले साल से कंपेयर करें सही, तो जब वो रिवाइव करेगा तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अभी आप जो फिगर देख रही हैं एनकरेजिंग ज़रूर हैं, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना है। एक जो गरीब बंदा है उसको अपना लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए अभी उसने थोड़ी सी एफर्ट की है, अभी उसको बहुत मज़ीद एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैंने और नोट की कि जो अभी ग्रोथ नज़र आ रही है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नज़र डेफिनेटली पॉजिटिव है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली वो ज़्यादा जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास है, वो बेनिफिट उनको मिला। और एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ नजर आई है वो एक गरीब किसान को उसका बेनिफिट नहीं मिला, जो मेजर उसका स्टेक होल्डर है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो मिडल मैन है वो भी एक इन्वेस्टर है और उसके पास भी फाइनेंस होता है, बेनिफिट मिडल मैन ले रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ हुई है उसका बेनिफिट बड़े इन्वेस्टर्स ने लिया। सर आप सही कह रहे हैं, ये छोटे लोगों को, छोटे काश्तकारों को तो ज़ाहिर मिल ही नहीं पाता ना बेनिफिट। ये आपने पॉइंट बिल्कुल सही रेज की है, इस पर मैं मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी हाजी गुलाम अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सदर हैं FPCCI, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब। हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में बड़ा कारोबार हुआ पिछले दिनों, और उसके अलावा रुपया हमारा जो है वो मुस्तहकम हुआ है। GDP जो नेगेटिव में थी वो अब 3.94% पर है, और फिर ज़्यादा अहदाफ भी जो हैं वो दावे कर रही है हुकूमत के इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या वाकई ये पॉलिसियाँ मुस्बत पॉलिसियाँ हैं हुकूमत की जिसकी वजह से कुछ बेहतर अशारिया नज़र आ रहे हैं, या फिर ये गोरख धंधा है? बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है कि हुकूमत अगर ये कहती है कि हमारा हदफ कंप्लीट हो रहा है और हमारे जो फिगर है वो भी अच्छे तरफ जा रहे हैं, तो हर पाकिस्तानी इस पर खुश है। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, अब देखें, ये मैं बैसियत सदर और बैसियत सार चैम्बर के नायब सदर और एक बिजनेसमैन के हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत के दौर में अमीर से ऊपर चले गया, गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है तो उसमें कौन कारोबार कर रहे हैं? अगर आप देख ले 600 अरब रुपए तकसीम किए इन्होंने 1 और 2% पर। तो जिस तरह मेरे भाई ने कहा, लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैन्युफैक्चर थे, उन्होंने अरबों रुपए ले लिए। उन्होंने 1% और 2% पर इन्होंने किस सूबे में कमजोर तबके को, दुकानदार को, छोटे सनतकार को कितने कर दे दिए? ये अगर 1% भी नहीं बता सकते तो देखो, अगर हम अमीरों को मजीद अमीर करेंगे और गरीबों को मजीद गरीब करेंगे तो ये मुल्क एक अनारकी की तरफ, एक इनकलाब की तरफ जाएगा। इसलिए हुकूमत जब पॉलिसी बनाए, मैं आज भी वज़ीर ख़जाना से आपके चैनल की वसातत से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर फिगर अच्छे हो रहे तो फिर क्यों दाल, चीनी, आटा ये सस्ता नहीं हो रहा? ये क्यों दिन ब दिन महंगा हो रहा है? गरीब को क्यों रिलीफ नहीं मिल रहा? यानी अगर हुकूमत के, हमारे इमरान खान साहब कहते थे कि जब महंगाई आए तो समझो वज़ीर आज़म चोर है, तो हम तो ये कह भी नहीं सकते। लेकिन इतना आपके चैनल की वसातत से कहते हैं कि जब आपको हुकूमत मिली तो 53 रुपए चीनी थी, घी 130 से 140 रुपए था, दालों में आपने 100% इजाफा किया, पेट्रोल 63 से 70 रुपए था, डॉलर 104 रुपए था, दवाइयों की कीमतें आपसे 300 गुना कम थी। खुदारा, इस बजट में 2 चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1 एग्रीकल्चर पे, कि जिस तरह गंदम नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, और चीजें नहीं मिल रही, ये मुश्किलात है। दूसरा जो है, हमें लाइव स्टॉक पे तवज्जो देनी चाहिए कि आप जाएं, गोश्त, बड़ा गोश्त 700 रुपए किलो बिक रहा है, छोटा गोश्त 1500 रुपए किलो बिक रहा है। तो इसके लिए इंसेंटिव देने चाहिए आम जिम्मेदार को, छोटे लोगों को, ताकि वो 100-500 जानवर रखे और मुल्क में गोश्त और दूध और इसकी खपत भी ज्यादा हो। तीसरी बात है कि छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को स्मॉल स्केल पे इन्होंने एक रकम का उजम बता के उसको छोटे लोगों के लिए मुख्तस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 600 अरब दिए, और अगर आप अभी कौमी असम्बली में शायद सवाल आएंगे और सेनेट में भी आएंगे, तो जिस तरह रिंग रोड का मंसूबा है चंद लोगों के लिए, इसी तरह चंद लोगों को इन्होंने रकम दी है।
यानी ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हाजी साहब, मेरा सवाल यहाँ पे आप है कि एसएमईज के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उस पर होनी चाहिए लाइफ स्टॉक और काश्तकारों के हवाले से, लेकिन सर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, आप खुद एक बड़े बिजनेसमैन हैं, एक इनको जो मराहत मिली है, तो ये हुकूमत ने कहा कि उस वक्त इसलिए ये था कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से एक तो कारोबार ज़्यादा होगा, जब कारोबार ज़्यादा होगा तो रोज़गार ज़्यादा होगा। तो क्या आप नहीं समझते कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मराहत मिली हैं और जैसे आप कह रहे हैं कि अमीर से अमीर आदमी हुआ है, तो फिर जो आपकी इंडस्ट्री है उसने सपोर्ट नहीं किया छोटी इंडस्ट्री को और यहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा होने के, कि उसका कोई फ़ायदा नहीं था हुकूमत का? ऐसा हालत है ना, हुकूमत को सोचना पड़ेगा, चाहे हुकूमत जिसकी भी है। अभी देखिए, अगर चाइना से हम सरिया मंगाए, अगर चाइना से हम टाइल मंगाए, अगर इंडिया से हम अद्वियात मंगाए, अगर ऑटोमोबाइल मंगाए, तो हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ जाएगी, हम मुकाबला उनके साथ नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे अपने मुल्क में अब एक कंसेप्ट बनता जा रहा है कि बड़े कारोबार छोटे कारोबार को खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो अगर वो खत्म हो जाएंगे तो पाकिस्तान में इकोनॉमी पर कब्जा बड़े लोगों का हो जाएगा, और ये जो छोटे लोग हैं, छोटे सनतकार है, इसको अगर हम बेनिफिट नहीं देंगे, हम अगर दुकानदार को बेनिफिट नहीं देंगे, तो मेरे भाई आप देखें, अब एक स्टोर खुलता है, उसमें 50,000 चीजें होती है, और एक छोटा दुकानदार जो एक मोहल्ले में बैठे होते हैं वो खत्म हो जाएगा। तो हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि उन लोगों को बेनिफिट दे। अगर इस तरह सरमाया, बिल्कुल ठीक है, ये स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है सब जो आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर तवज्जो हो, छोटा दुकानदार छोटा ताजर है उस पर तवज्जो, क्योंकि सपोर्टिव जो है, और हमारे भाई है, छोटे भी हमारे, बिल्कुल सही करना चाहते हैं ना झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। आज सब इस पर मजीद बात भी करते हैं, जो आप तजवीज़ की बात कर रहे हैं कि एलाइड इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट किया जाए, एसएमईज़ को कैसे सपोर्ट किया जाए। असद खरल साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करूँगा। खरल साहब, इस वक्त जो एक चीज़ अभी हमारे उमर हयात इस्लामाबाद से हमारे जो इकनॉमिक रिपोर्टर है वो बता रहे थे कि 900 अरब रुपया तरक्याती बजट में रखा गया, पिछली बार 400 अरब भी खर्च नहीं हो पाया, अब 900 अरब रखा गया। हुकूमत जा रही है क्योंकि उसके अब 2 साल रह जाएंगे ये बजट, फिर उसके बाद अगला बजट आखिरी होगा। अब चक्कर ये है कि अब आपको लग रहा है कि वो पूरा शिफ्ट होगा तरक्याती बजट के हवाले से मामलात, जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि तरक्याती मामलात तो इस हुकूमत में नज़र नहीं आ रहे, हुकूमत कह रहे थे पैसा नहीं है, अब वो शिफ्ट नज़र आ रहा है आपको इस हुकूमत के रवैये में और इस हुकूमत के काम में। खरल साहब देखिए मुदस्सर, एक तो बात ये है, जिस तरह अभी आपने सवाल का जवाब भी दिया कि पिछले साल अगर 400 अरब मुख्तस किया गया था तरक्याती बजट के लिए, तो वो भी खर्च नहीं हुआ। उसकी वजह ये नहीं थी कि खर्च नहीं हो सका, उसकी वजह ये थी कि हुकूमत ने जिन मद्दात के अंदर उसको रखा था, किसी और मद्दात में जो एमरजेंसी एक्सपेंडिचर थी, इसलिए उस पैसे को निकाल दिया गया। अब उसको हुकूमत की नाअहली समझे, नालायकी सकते हैं, बदनीति समझे। अब अगर उन्होंने 900 अरब रख दिया है तो 900 अरब, मुझे तो नहीं लग रहा कि 900 अरब हुकूमत खर्च कर पाएगी। रखना और खर्च करना बड़ी दूर की बात है। अब जिस तरह अगर बात की जाए कि 4000 अरब के करीब जो रेवेन्यू कलेक्शन थी, टारगेट था एफबीआर का, जो उसने उससे भी ज़्यादा हासिल कर लिया। अब हुकूमत ने तकरीबन 5800, तकरीबन 6000 के करीब अरब जो है वो हदफ रख दिया रेवेन्यू कलेक्शन का। एक तरफ वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि नया को टैक्स भी नहीं लगाएंगे, टैक्स के अंदर इजाफा भी नहीं किया जाएगा, तो 2000 अरब जो है वो फिर इस तरह, या तो आप जो टैक्स नेट के अंदर इजाफा वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। मेरे चंद लाख लोग हैं, पता नहीं गालबन 13 लाख 12 लाख या 14 लाख इस टाइप 12 और 13 के दरमियान का फिक्र है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, 12-13 लाख 22 करोड़ आवाम में से जो टैक्स पेयर है, उसके अंदर अभी जो बता रहे थे माहिर मशियात, जो हमारे सीनियर जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये बता रहे थे कि बड़े जो कारोबारी हैं, मराहत भी उनके लिए हैं, वो अमीर से अमीरतर हो रहे हैं। और हमेशा जिस तरह हमने भी सुना है कि बड़ी जो मछली है वो छोटी मछलियों को खाती है, मगरमच्छ मछलियों को खाते हैं। तो मामला ये है कि जो बड़े सनतकार हैं, इमरान खान साहब ये हुकूमत का नारा लेकर आए थे कि हम कार्डलाइजेशन का खात्मा करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि कार्डलाइजेशन ज्यादा मजबूत हो रही है। आपने शुगर माफिया का देख लें, कार्डलाइजेशन 53 रुपए से वो 100 रुपए से ऊपर चली गई, वो कार्टल और मजबूत हुआ। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर नई इंडस्ट्री को लगाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। जो पुराना माफियाज है सीमेंट वाला, जो इंडस्ट्री वाला, जो मट्टी से सीमेंट बनाते हैं, आपको पता ही है, और जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, तो
तो वो अरब खरब पति हो चुकी, आज नया बंदा को प्लांट सीमेंट का लगाने नहीं देंगे, वो उसको आने नहीं देंगे उसमें रैकेट के अंदर, वो अरबों रुपया वो बना रहे हैं और टैक्स रिबेट भी लेते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्ट के वाले से, वो हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया, फैसलाबाद के अंदर लोगों को रोजगार मिला, लूम चली, उसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। उसके बाद आ जाता है किसान के वाले से। देखिए किसान, मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, छोटे जिम्मेदारों में, काश्तकारों में मैं अपने आप को शुमार करता हूँ, क्योंकि हमारी तो बहुत थोड़ी चंद एकड़ों पे ज़मीन मोहतरीन है। उसके लिए तो तमाम टेक्नोलॉजी के मुंह खोल दिए जाते हैं, उनको तो वहाँ पे एडवाइज़र बना के सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, मुशर्रफ के दौर से लेकर या इमरान खान साहब के दौर में टास्क फोर्स वो जो थी एक फेडरल, उसमें भी बना दिया। अब जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने बीज हैं, इंडिया हो दुनिया के हो, वो सारे उधर आते हैं, जितनी मशीनरी है सारी उधर आती है। आम जिम्मेदार जो है वो जो बीज लगाता है, उसको जो मिलती हैं खादें वो जाली मिलती हैं और महंगी मिलती हैं, उसको जो स्प्रे उस पर करने पड़ते हैं वो महंगे मिलते हैं, उसकी जो कास्ट है, डीजल जो है वो अगर पीटर चलाता है वो बहुत महंगा है, उसको बिजली, अगर हम साया मुल्क जो है हमारे भारत की बात की जाए, वहाँ पे ज़रिए विकास के लिए बिजली फ्री है। यहाँ पे जो सरमायादार जिसको ताना दिया जाता नवाज शरीफ को, उस दौर में मेरे ट्यूबवेल को 5 रुपये 35 पैसे का यूनिट अगर मिलता था, सब्सिडी थी, अब वो अगर 13 रुपये का हो रहा है या हो गया है, मुझे चूंकि मैंने ये बिल नहीं अभी देखा, तो इसका मतलब ये है कि आप कास्ट जो है उसकी बढ़ाते जा रहे हैं। आम जिम्मेदार जो है, जो सब्सिडी होती है फर्टिलाइजर को दे देते हैं कि वो इसलिए अरबों रुपए ले लेते हैं 400 अरब 200 अरब हुकूमत से कि जनाब हम जिम्मेदारों को सस्ती देंगे, सब्सिडाइज रेट पे देंगे। हुकूमत से पैसे वो डाल लेते जेब में और हमें खाद फिर महंगी मिलती है, बल्कि महंगी नहीं मिलती, रेट से भी ज्यादा जिम्मेदार तो ड्यू पे लेता है खाद, वो तो आड़तियों के रहमो करम पर होता है, वो तो उससे खाद आम मार्केट प्राइस से भी महंगी उसको मिलती है। उधर से 400 अरब तो जिम्मेदार को सब्सिडी उसकी जेब में जानी चाहिए, उसको सस्ती खाद मिलनी चाहिए, डोर स्टेप जिम्मेदार को वो मिलनी चाहिए ताकि वो बेनिफिशियरी हो। जिम्मेदार को स्प्रे 1 नंबर और सस्ता मिलना चाहिए। आप अगर इन कार्टलाइजेशन की जेबों में डाल देंगे अरबों रुपया, तो जिम्मेदार, अच्छा फिर जिम्मेदार को जब कॉस्ट प्रोडक्शन महंगी पड़ेगी तो वो कहेगा भाई मुझे 1800 रुपए मानवी गंदम जो है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही, तो जब गंदम महंगी होगी तो फिर आटा भी महंगा होगा, इस तरह कमाद महंगा होगा। यही तो सारा मैकेनिज्म है ना सतकर साहब, जो आप निशानदेही कर रहे हैं, यही मैकेनिज्म ये है कि आप उस जिम्मेदार को, उस काश्तकार को फैसिलिटीज दें, उसको सब्सिडीज दें, उसको फ्री बिजली दें जिस तरह इंडिया में है, तो वो कम उसकी कॉस्ट आएगी, तो वो सस्ती अजनास अपनी बेचेगा, फिर भी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। मजे की बात है कि उसको कुछ मिलता भी नहीं है। खैरत साहब बहुत अच्छा साइकिल, मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का साइकिल एक आम और सादा लफ्जों में जो जिम्मेदार तबका है आप हैं, मैं जो छोटा काश्तकार है उसके हवाले से बड़ी बेहतरीन तरीके से आपने साइकिल बताया, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड आके एक आम आदमी जो शहरों में रहने वाले मजदूर तबका है, जब वो आटा और चीनी खरीदेगा तो ये महंगा होगा। 1800 मन कोई कीमत नहीं है किसान के लिए जितनी महंगी उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है। और जब ये 1800 मन का गंदम आती है, जब वो आटा आता है, तो सुमैया मार्केट में इतना महंगा है कि शहरों में रहने वाले जो करोड़ों लोग हैं वो परेशान होते हैं, जी आटा महंगा हो गया। तो ये दोनों सूरतों में जो आवाम को रिलीफ मिलना है हुकूमत की जानिब से, वो खलल साहब ने बड़े बेहतर तरीके से बताया, जो किसान का रिलीफ है वो ऊपर कार्टल खा जाता है, जो आवाम का रिलीफ है वो भी ऊपर कार्टल खा जाता है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त खलल साहब आपने बात की। जी हाँ बिल्कुल, कार्टलाइजेशन इसकी वजीर आजम बार बात करते हैं, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाता क्योंकि ये इतना जड़ें हैं इसकी मजबूत कि इसको अब ज़ाहिर ख़त्म करना, इसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अच्छा डॉक्टर आज़म साहब, ये तीसरा बजट है बड़ा और ज़ाहिर हुकूमत का तीसरे वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब। पहले भी हमने देखा था कि जब अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए थे तो ज़ाहिर बजट आ गया था, उन्होंने बजट पेश किया, उस वक्त भी उन्होंने इस बात का ज़ाहिर वो किया कि मुझे तो पता है अभी कुछ नहीं है, अभी तो मैं आया हूँ। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल आज शौकत तरीन साहब के साथ भी है। जब एक नया वज़ीर ख़जाना आता है उसको समझने में चीज़ों को टाइम लगता है। पहले तो उन्होंने बताया कि इतने मामलात ख़राब हैं, इतनी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन जब उन्होंने हल्फ उठाया तो उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया। जब एक नया शख्स आता है किसी भी जगह पर, चीज़ों को समझने में उसको टाइम लगता है, जब समझने में ही टाइम लगता है तो ज़ाहिर आगे परसू करने में भी टाइम लगता है। वो मामला जो पहले बंदा डील कर रहा होता है, एक नए बंदे के लिए वो मामला नए होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत वादे भी कर रही है, दावे भी कर रही है, सूरत हाल जो आशारिय नाजरीन को, आवाम को जो बताए जा रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, क्या वाकई ऐसा होगा बजट जो पेश किया जाएगा, जो इम्प्लीमेंट होगा, वो वाकई एक मुस्बत बजट होगा आवाम के लिए? अच्छा, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं
कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और क्योंकि जब से गवर्नमेंट आई है काफ़ी चेंजिंग आई हैं, तो अगर कंसिस्टेंटली पहले ये एक वज़ीर ख़ज़ाना रहते और जो हमारी प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म भी बड़ी मुस्तहकम रहती है, लॉन्ग टर्म भी बड़ी मुस्तहकम रहती है। जब नया शख्स आएगा तो डेफिनेटली उसको समझने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट अचीव किया था लास्ट ईयर, जो गवर्नमेंट ने बजट का अपना रेवेन्यू का टारगेट रखा, वो गवर्नमेंट ने अचीव किया। और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग हैं और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है थोड़ा सा अनसर्टेन है। जैसे ये पैंडमिक वाला इशू हो गया, तो अल्लाह करे फ्यूचर में सारे हालात जो है नॉर्मल रहे, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में जो चीज़ें, अगर इकोनॉमी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं अगर आप उसको देखें तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम अपना ग्रोथ रेट यही मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे फर्दर इंक्रीज़ करते हैं हर साल, तो आई होप कि बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जो इस वक्त जो सिचुएशन है सर्कुलर डेट की है, आईएमएफ के लिए ये भी एक चीज़ है, फिर इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है कि बिजली की कीमतों के हवाले से चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, तो अगर ये बेहतर नहीं होते हैं, मेरा जो सवाल था आपसे कि ये अगर चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं तो हम करेंगे क्या, देखेंगे क्या? क्योंकि अभी खरल साहब ने बात की कि जब काश्तकारों के लिए बिजली महंगी होगी तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। इसी तरह हम सनतों के अंदर बात करेंगे। आज हम बहुत ज़्यादा इस बात पे खुश हैं कि पाकिस्तान के ख़ासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो बड़ी ग्रो कर गई है, लेकिन जब हम खित्ते में तवानाई की कीमतों में आगे होंगे, यानी कि बिजली, गैस, पेट्रोल में, तो फिर हम मीट नहीं कर पाएंगे। यही सिलसिला हुआ था पहले कि पाकिस्तान में पावर लूम्स हज़ारों की तादाद में बंद हुई। वो सारा का सारा जो कॉटन का काम है वो हमें बांग्लादेश में, श्रीलंका में नज़र आ रहा था। तो अगर ये आज कीमतें ये कम ना हुई तो फिर तो एक इंडस्ट्री और दूसरा किसान, वो दोनों के लिए बड़ा ख़तरा है। जी बिल्कुल, जो एनर्जी कॉस्ट है वो एक आप कह सकते हैं कि प्राइमरी इनपुट है। एनर्जी के बगैर, चाहे सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एनर्जी के बगैर वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है। अगर वो इनपुट ही हमें बड़ा कॉस्टली मिल रहा है तो डेफिनेटली हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो हम वहाँ पे भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीपर मिल रही है तो हम इंपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। तो हमें बड़ा फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर, बड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी डैम उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। तो इनपुट जो कास्ट है उसके ऊपर हमें, हमारी गवर्नमेंट को बड़ा संजीदगी से उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, सर्कुलर डेट भी उसका इंक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, इसको हमने कैसे रिड्यूस करना है। उसके ऊपर जो हमारा डेवलपमेंट तरक्याती बजट है उसमें भी एक ख़ास उसमें पोर्शन गवर्नमेंट को बल्कि बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप इसको देखें तो इसको इम्प्रूव करने के लिए फ़र्दर यहाँ पर लोन इशू करने की ज़रूरत है। शौकत तरीन साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत चंद ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको गवर्नमेंट ने लोन इशू किया, बैंक्स ने लोन इशू किया, हालांकि वो मिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो एक बड़ा रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं कि लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा कि हम छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको अब फाइनेंसिंग शुरू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शायद कि इस बजट में जो गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं उसका भी आगाज़ हो जाए स्मॉल इंडस्ट्री के लिए फाइनेंसिंग का। हाँ जी, ये बड़ा एक एनकरेजिंग स्टेप गवर्नमेंट ले रही है। इससे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर है उसको भी लोन की ज़रूरत है। डेफिनेटली हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनकी पहली सोच होती है कि हम कहीं अच्छी जॉब की तरफ जाएं। तो हमें जॉब की तरफ नहीं जाना बल्कि हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने साथ एक या और दो बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी देंगे, जिस तरह से लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे कई प्रोग्राम हुकूमत ने तो शुरू किए हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम हो, दीगर प्रोग्राम्स हो, लेकिन उसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो हमारे लिए इतनी आसानियां पैदा नहीं करता। कभी भी आप किसी को लोन अप्लाई करते हैं या आपको कोई कर्जा लेना होता है बैंक से, तो वो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए शराइत इतनी कड़ी रखी जाती हैं कि एक आम आदमी के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि हुकूमत इस तरफ भी कोई काम करेगी? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं अपने इन प्रोग्राम्स को लेकर हुकूमत की। तो आपको लगता है कि पीटीआई की हुकूमत यहाँ पे आसानियाँ पैदा करेगी एक छोटे जो बिजनेसमैन है उसके लिए? अच्छा, बैंक अपने रिसोर्सेज से वो लोन इशू करेगा तो वो उसकी शराइत हमेशा मुश्किल होंगी।
और जिसके आम बंदा उसको उसकी तरफ नहीं फिर मूव करता। इसमें गवर्नमेंट को डेफिनेटली सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इसमें अच्छा खासा एक बजट का एक पोर्शन रखना चाहिए ताकि एक जो गरीब बंदा है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। इसमें डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट का रोल है और गवर्नमेंट की अच्छी खासी सपोर्ट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए गवर्नमेंट का। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, हाजी गुलाम अली साहब से हम बात करते हैं। हाजी साहब, ये कुछ फिगर्स में देख रहा था, हुकूमत बार बार ये बात कर रही थी कि हम दरामदात को कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं जिसका भी बहुत ज़्यादा मटीरियल दरामद शुदा होता है। लेकिन दूसरा साथ ही ये कह रहे हैं कि हम बरामदात में इजाफा किया। लेकिन मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि जो लास्ट मंथ, जिसे मई का महीना कहा जा रहा है, उस मई के महीने में जो दरामदात हैं, यानी कि हमारे इम्पोर्ट है, वो 85% बढ़ा है। तो क्या इंपोर्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो चल रही है, और दूसरा जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हुआ पिछले महीने, यानी कि अप्रैल की निस्बत मई में, तो वहाँ 25% कमी हुई है। इसकी क्या बुनियादी वजूहात आपको नज़र आ रही हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हुकूमत जिसकी इसी की भी हो एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे रही है, लेकिन एक्सपोर्ट ये जो कवर्ड में हमारे टेक्सटाइल या दूसरे जो सनतें थी उसकी ज़रा एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई थी, लेकिन बाहर के मुल्कों में उसका असर कवर्ड करता है इस वजह से। लेकिन जिस तरह मुझसे पहले मेरे भाइयों ने कहा कि अगर आप इंडिया में देख ले, बांग्लादेश में देख ले, चाइना में देख ले और इर्द गिर्द और मुमालिकों में देखे, तो हम कम्पीट नहीं कर सकते उनके नरखों से, एनर्जी से, लोन से, बैंक के लोन जो आप देखे। हमारा अभी एक तजुर्बा है कि और ज़्यादा करो, हम तो कहते हैं कि और कम करो। अगर ये 14% थी और मुसलसल जदोजहद करके ये आ गई। दूसरा ये कि हम IMF के स्कंजे में फंसे हुए हैं, और जब तक इस स्कंजे से नहीं निकलेंगे और खुद अपने फैसले नहीं कर सकेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारा एक्सपोर्ट भी गिरेगा, हम इम्पोर्ट की तरफ भी जाएंगे। इस पर देखो, हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए कि अब हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ अंगूर भी इम्पोर्ट हो रहा है, यहाँ माल्टा भी इम्पोर्ट हो रहा है, यहाँ हर दुनिया के फ्रूट, ऐसे हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। हम तो लोग कहते हैं कि बिस्कुट आ रहे हैं, फलाना, तमाम फ्रूट अब मंडियों में जाए, तो ये क्यों? इस पर भी कुछ सोचना चाहिए कि कम से कम अपना बैलेंस हम बराबर कर ले एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक मेरे भाइयों ने कहा कि इंडस्ट्री और किसान पर फर्क पड़ेगा, मेरे भाई ने कहा कि इंडस्ट्री और किसान पे फर्क पड़ेगा बिजली और गैस की महंगाई का। मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री, किसान और सबसे ज्यादा फर्क गरीब आवाम पर जो 15,000 और 14,000 और 12,000 रुपए रोज लेते हैं, उस पे फर्क पड़ेगा। और ये हम एक बहुत बड़ी अनारकी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अवामी लोग भी हैं। जिस तरह सुबह के 100-100, 200-200 आदमी, अब देखो कल आपने अखबारात में देखा होगा कि FIA के जो 500-600 जितनी भी मुलाजमतें हैं, उसके लिए पहले 2 दिन में 6 लाख दरखास्तें आई हैं। सही। अब अंदाजा लगाए मुल्क में बेरोजगारी का, और जो हमारे नौजवान हैं जो डिग्रियां लेके फिर रहे, तो हमें इनको रोजगार पर लगाना चाहिए। आज जिस तरह आपने फरमाया, लोन के शराइत को आसान करके ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो छोटे छोटे हैं, ताकि हमारे जो नए कैप निकल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, और उनको हम ऐसे कर्जजात मुहैया करें ताकि वो अपने छोटे सब्जेक्ट लगाएं। बिल्कुल छोटे स्केल पर काम का आगाज करें। गुलाम अली साहब, ना सिर्फ ये कि बहुत सारे लोग, इनके पास हुनर होता है, लेकिन वो हुनर को ज़ाहिर है काम में लाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। अब ज़ाहिर अगर हुकूमत फराम करेगी, बैंकिंग सेक्टर्स में आसानियाँ पैदा होंगी, लोगों को लोन आसानी से मिल जाएगा, तो बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। आपका पॉइंट आया, पर बात करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह हम बात करें, हर शख्स को उम्मीद है इस बजट से, और सनतकारों ने भी इस बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। जनूबी पंजाब के मारूफ सनतकार और साबिक सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा उस्मान कहते हैं कि आटे, चीनी, घी की कीमतों में इस्तेहकाम और नए टैक्सेस का निफाज न करने जैसे फैसले ही इस बजट को कामयाब बनाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। माजिन यूसुफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं। माजिन, मजीद क्या कहना है उस्मान ख्वाजा का?
जी, बजट की आमद है, इस हवाले से जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाह रहे हैं कि बजट किस तरह को। आज हम जनूबी पंजाब के जो मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ख्वाजा उस्मान साहब और साबिक सदर भी हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनके साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा क्या सोच रहे हैं बजट को देख के, क्या उम्मीदें आपने वाबस्ता की हुई हैं इस बार बजट से और क्या समझ रहे हैं कौन से टैक्सेस लगने चाहिए और कौन से नहीं लगने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी। एक खान साहब की गवर्नमेंट का ये चौथा बजट है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो महंगाई को कंट्रोल करना इस टाइम अब गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह होनी चाहिए और उसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि जो ज़रूरी अशिया हैं उनको हुकूमत सब्सिडाइज़ करे, लाइक आटा, चीनी, इनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल रेट्स बनाए और डायरेक्ट सब्सिडी दे। उसी से ही मुल्क के अंदर महंगाई का खात्मा कंट्रोल पे हो सकता है। बिल्कुल, जब तक मजदूर खुशहाल नहीं होगा तब है जो बिजली की जो कीमतें हैं, इस तमाम तर चीज़ों को जो है गवर्नमेंट जो है इस बजट में फोकस करे, ऐसा कहना है। शुक्रिया। मुल्तान के सनतकार इस वक्त बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता की हुई आपने जाना। वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। हुकूमत के इस बजट से छोटे ताजरों को भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। ब्यूरो हेड शक्कर शाहिद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, वो शक्कर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर जावेद मेमन के साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि जावेद मेमन साहब वफाकी बजट के हवाले से क्या उम्मीदें बांधे हुए हैं। जी शाहिद। हुकूमत की जानिब से बजट अनाउंस होने वाला है। बजट अनाउंस होगा, उसमें अवाम के लिए क्या होना चाहिए, अवाम को कितना रिलीफ मिलना चाहिए, ये एक सवालिया निशान इस वक्त मुल्क के तमाम तबकात के जहन में है कि आने वाला बजट या जो अनाउंस हो रहा है बजट वो कैसा होगा। हम इस वक्त बात करते हैं शक्कर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर हाजी जावेद मेमन से। वो क्या समझते हैं, ताजिर बरादरी क्या समझती है कि बजट में क्या होना चाहिए। जावेद मेमन साहब क्या समझते हैं बजट में क्या रिलीफ मिलना चाहिए कि आवाम जो है वो मुश्किलात से निकल जाए। देखें, इस वक्त सबसे बड़ा मसला कोरोना का है, जो कि आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। कोरोना की वजह से ताजिर बिरादरी और आम आदमी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, 50% भी नहीं रहे। लोगों को इस वक्त बिजली गैस ने बिलों ने मार दिया है, जो कि पिछले साल से इस दफ़ा तूफ़ान आ चुका है, 25-30% बढ़ गया। इसी तरीके से चीनी, आटा, दाल, घी, तमाम एशिया 25% से अबाव इस वक्त बढ़ चुकी हैं। अगर हुकूमत ने इस दफ़ा अगर रिलीफ ना दिया तो आवाम, मैं समझ रहा हूँ, सड़कों पे निकल आ जाएगी। इनको चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ मिले और रिलीफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त। हाजी जावेद मेमन का कहना यह है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वरना आवाम जो है महंगाई के हाथों इतना परेशान हो चुकी। शाहिद अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। बात कर रहे हैं इस वक्त बजट के हवाले से। एक जानिब तो असद खरल साहब जो आपने बात की थी किसानों के हवाले से, दूसरा हाजी गुलाम अली साहब भी बात कर रहे हैं कि ये आम आदमी के लिए बड़ा फ़र्क होगा। अब आम आदमी भी बात कर रहा है कि अगर ये बजट में रिलीफ ना हुआ तो उसके बाद जो है वो एक आम आदमी के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। तो खरल साहब बार बार वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात कर रहे हैं कि ये आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, महंगाई कम की जाए, ये फोकस वज़ीर आज़म कहते हैं। फिर ये बात कर रहे हैं कि मज़दूर और गरीब आदमी के ऊपर फोकस किया जाए। उसके बावजूद 3 साल में वो जो फोकस है, वो जो इफ़ेक्ट है, उसके नताइज कहीं नज़र नहीं आए, बल्कि उल्टा वो हो रहा है। तो क्या वजूहात हैं, टीम में मामलात हैं, या वैसे ही फंस गए हैं वज़ीर आज़म भी कि ये मुआशी सूरत हाल ऐसी है, गरीब आदमी के लिए रिलीफ की कोई सूरत हो ही नहीं सकती है। मुदस्सर, मुआशी इशारियत बहुत अच्छी है। अगर हुकूमत की बात सुने तो वो कह रहे हैं करंट डेफिसिट खसारा हमने ख़त्म कर दिया, 3000 अरब जो है कर्जे हमने दे दिए। IMF जो जिस तरह पहले मुल्कों से 3-3 अरब डॉलर लिया गया, सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से, सारे वो भी ले लिए, ज़र बदला के ज़खायर भी पूरे कर दिए। फिर एक्सपोर्ट भी जिस तरह उनका इजाफा कर दिया। अभी आपने कहा मई में चले ठीक है, एक्सपोर्ट में कमी हुई है, पहले बहुत ज़्यादा। और फोर्ब्स ने कल अभी रिपोर्ट में इस चीज़ का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान जो कोरोना के बावजूद, इस आलमी वबा के बावजूद उसकी मईशत जो है उसके इंडिकेटर एक पॉजिटिव है कि इंटरनेशनल जरीदे ने इस हवाले से जो मईशत के हवाले से उसकी रिपोर्ट भी है। लेकिन आम आदमी तक जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो 3 साल में बिजली महंगी, जो उसके बिल आते थे, जिसके 5000 आते थे आज उसका 15000 आ रहा है, जिसका गैस का 500 बिल आता है उसका 5000 तक पहुँच गया है। यानी हमारे घर एक घर है मेरा, तो मैं कितना ज़्यादा वहाँ पर कुकिंग को होटल तो नहीं मैंने खोला, 38000 सर्दियों में 1 महीने में मेरा बिल आया था। 5-7 हज़ार तो हालांकि कभी तसव्वुर भी नहीं होता था ऐसे इतना ज़्यादा बिल। बिजली का बिल है वो तो आम आदमी जो है उसका 5000 से 15000 तक पहुंच गया। पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं, फिर खाने पीने की जो अशिया खुर्दनोश है उसकी अगर बात की जाए, चीनी 50 की बजाय अब 100 से पहुंच गई ऊपर।
घी जो है 130 पे, उन्होंने बताया 300 पे पहुंचा हुआ है। दालें जो है वो उससे डबल कीमत हो चुकी है। आम आदमी जो है उसकी रोटी जो है वो अगर 100 रुपया किलो चक्की का आटा बिक रहा है, 4000 रुपये मन, 100 रुपये किलो चक्की का आटा बिक रहा है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये नाज टाउन, ये वलेंशिया टाउन के साथ है, वहाँ पे और जगहों पे ये बिक रहा है। थैले आप 500 रुपये 5 किलो का लेके देख ले चक्की का आटा किसी भी स्टोर से, वो तो उससे भी ज़्यादा पड़ेगा आपको महंगा। तो मामला ये है कि ये जो आम आदमी, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कर्जे दे नौजवानों को, बैंक कैसे कर्जे देता है? बैंक कर्जे अभी जो घरों की स्कीम है उसके हवाले से मैंने बहुत सारे लोगों के केस रेफर किए बैंक को। बैंक कहता है आप कितना कमाते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप कहीं जॉब करते हैं, बैंक सारी वो चीज़ें सिक्योरिटी लेता है। बैंक कहता है जी आपकी एज कितनी है, क्योंकि 60 साल से ऊपर हम जा नहीं सकते, लिहाजा इसलिए वो इंस्टॉलमेंट के 5 आपको इतने स्क्वायर फुट वाला घर जो है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए आप इक्विटी इतनी होनी चाहिए, आपकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, हालांकि इसमें पहली दफ़ा हुआ अच्छा कि बैंकों को गवर्नमेंट ने 300-400 अरब गालबन दिए हैं, इसलिए बैंक केस करना चाह रहे हैं। लेकिन जो बंदा बेरोजगार है, जिसकी तनख्वाह कम है, उसको तो वो घर का ख्वाब उसके लिए तो पूरा नहीं हो सकता। और उसके अंदर भी वो प्लाट या घर के लिए 30 लाख या 50 लाख आपको देंगे, और उसमें भी आपकी जो सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा उतरे और फिर किस्त वो बनेगी, तो वो तो उतने में घर आता नहीं है, ना प्लाट आता है, ना घर आता है, ना 3 मरले का, ना 4 मरले का। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अब बेरोजगार नौजवानों को कर्जे की बात की जाए तो बेरोजगार नौजवानों को बैंक नहीं कर्जा देता, वो कहता भी आपसे हमें वापस कैसे आएगा, उसको कर्जा नहीं मिलता। जिम्मेदार को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, उसकी प्रोडक्शन कास्ट ज्यादा होगी तो वो अजनास महंगी बेचेगा, वो आवाम को भी महंगी पड़ेगी। तो हुकूमत जो है ये चीजें, अभी जवेद लतीफ की बात अगर इजाजत दें सुमैया, और ये मेरे पास अभी की आप बदमाशी और गुंडागर्दी देखें, अभी जवेद लतीफ की जो पेशी है वहां पे जो बंदा मुद्दई है जमील सलीम वल्द हाजी मोहम्मद सलीम साहब, उन्होंने मुझे मैसेज किया प्रोग्राम में, उन्होंने वॉइस नोट भेजा और एप्लीकेशन भेजी है। अच्छा। जो एडिशनल सेशन जज साहब हफीजुर रहमान साहब के जो अदालत में हुआ क्या है, गुंडागर्दी देखें। जवेद लतीफ के सगे भाई ने उस बंदे को, और साथ एक FI के सब इंस्पेक्टर उसका भाई है, उसने सारी चीजें मुझे भेजी हैं। ये मैं आपको कहें तो दरखास्त पढ़ के सुनाऊं जो अदालत के अंदर क्या गुंडागर्दी हो रही है। अगर छोटी सी दरखास्त है ताकि अपने तौर पर ये कितनी, आप देखें ना रियासत बयानिए वाले, वो ये कह रहे हैं जज साहब को दरखास्त लिख रहे हैं, गुजारिश है कि मैं मुकदमा नंबर इतने में वगैरह बरखलाफ मियाँ जवेद लतीफ MN मुस्लिम लीग नून का मुद्दई हूँ, जो कि ये पर्चा भी मैंने पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की खातर करवाया था, और मेरा ज़ाती कोई मफाद ना ही मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी है। जवेद लतीफ जो मोरखा, जो आज 7-6 की बात है, वक्त तकरीबन 9 सुबह, मैं जनाब हफीजुर रहमान साहब अदालत जो है उनके ASG जो एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में पेश हुआ, हमरा अपने वकील हुआ तो मज़कूरा व इल्ज़ाम ने मुझे आवाज़ मार कर रोक लिया और कहने लगे कि अपना मुकदमा वापस लो वरना तुम्हारे ख़ानदान को निशाने इबरत बना दूंगा, तुम्हारे बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ, तुम्हें सिर्फ इनकी लाशें मिलेंगी, तुमने किसी गमी खुशी में नहीं जाना, क्या तुम्हारे घर आकर बताऊंगा कि हम कौन है। जब वो ये धमकियां दे रहा था तो चंद पुलिस एहलकार भी यूनिफॉर्म। चले खरल साहब, सही हो गया सर, बिल्कुल सही। ये एक दरख्वास्त आ गई थी जो ज़ाहिर खरल साहब शेयर कर रहे थे और उन्होंने पढ़ के भी सुनाई। हम वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन पर। डॉक्टर आसिम साहब, सवाल कि जब हुकूमत बात करती है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम महंगाई में कमी लाएं, अपने ऐसे प्रोग्राम्स भी हुकूमत लेकर आती है जिसके ज़रिए हुकूमत ये बताती है कि जी ये प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत चली जाती है, वैसे इस हुकूमत के 2 साल रह गए हैं, तो वो प्रोग्राम्स, वो उनकी तमाम तर पॉलिसीज़ वो भी वहीं की वहीं रह जाती हैं। ज़ाहिर नई हुकूमत आती है, वो अपनी पॉलिसीज़ अपने प्रोग्राम्स लेकर आती है। आवाम बेचारी जिसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, वो क्या करे? फिर वो बस देखती रहे वो ख्वाब जो उसको दिखाए जा रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। बेसिकली हमें नेशनल पॉलिसी डिज़ाइन करनी चाहिए। नेशनल पॉलिसी से ये मुराद है कि अगर एक गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है तो उसको जो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट है उसको कंटिन्यू रखे। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स ऐसी है कि जो पुरानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं नई गवर्नमेंट आके उसको ख़त्म कर देती है, तो जिसकी वजह से हमारा आप देखें कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ग्रोथ रेट है, पिछले 10 साल से आप देख लें मैक्सिमम 5.3 तक गया है, इससे ऊपर नहीं जा सका, नीचे ही है।
तो हमें एज अ नेशन सोचना पड़ेगा, मिल बैठ के जो गरीब आवाम है, जो पाकिस्तान है, उसके लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम मिल बैठ के ये सारी पॉलिसीज़ बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे कि हम अपनी आवाम का सोच के ये सारा कुछ करेंगे, तो फिर डेफिनेटली बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बढ़िया है कि लॉन्ग टर्म बनाना चाहिए, ना कि सियासी जमातों और हुकूमतों के मद्देनजर रखते हुए बनाना चाहिए। मैं आज साहब आपसे शॉर्टली कमेंट चाहूँगा कि इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत को इस बजट में क्या चीज़ रखनी चाहिए जो आप बात कर रहे थे कि उस आम आदमी के लिए रिलीफ हो। जी, मुझसे पूछ रहे हो? जी जी आज साहब आपसे। देखिए, आम आदमी के लिए रिलीफ जो है ना, जो कि हमारे मुल्क के 60% लोग हैं, इनको देखो आटा, चीनी, घी और खाने पीने की दीगर एशिया, इसकी कीमतें कम होनी चाहिए, और अगर कम नहीं होती तो इन लोगों को सब्सिडी दी जाए और सब्सिडी के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए। आप देखो, ये कौमी असम्बली जो है या सूबाई असम्बली जो है, ये पाकिस्तान के अवाम का एक मुश्तरका जरगा है। उसमें अपोजिशन के साथ बैठकर डिबेट किया जाए और ये सब्सिडी उन लोगों को दी जाए कोई कार्ड की शक्ल में, ताकि आम मेरे तरह आदमी ना जा सके, बल्कि कैसी इनके लिए मुख्तस बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की आम आदमी के लिए। सब जो आप बात करें कि सब्सिडी वहां होनी चाहिए, ना कि बड़े लोगों के लिए जो है वो एमएनएसटी या सब्सिडियों के मामलात हों, ताकि आम आदमी जो है वो रिलीफ ले सके। बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब आपका, डॉक्टर आसिम साहब आपका, असद खरल साहब, आप तीनों शुक्रिया अदा करते हैं। अब बजट आने में सिर्फ सुमैया 2 दिन बाकी रह गए हैं। सबको ये उम्मीदें हैं कि बजट में इस बार कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो सूरत नज़र आएगी, क्योंकि पिछला बजट तो वैसे पेंडेमिक की नज़र हो गया है। अब देखते हैं कि आम आदमी को वाकई रिलीफ होता है। जी हाँ, ये हम आपको बताते रहेंगे। बजट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो होते हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंट होता है बजट, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उस हवाले से हमारी ट्रांसमिशन कल भी है और परसों भी हम आपको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह भी करते रहेंगे। सवालात के जवाबात भी हम लेते रहेंगे और आपने हमारी ट्रांसमिशन जो है वो ज़रूर देखनी है। अभी फ़िलहाल वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।